Hello students, hope you all are doing good. Today we are doing a chapter named Transition to the Modern Period. What we are going to read in this chapter about the beginning of the modern age, periodization in history, major developments during the 18th century, sources for the modern period, and how important are dates in history and what is colonial. Okay, in India, the modern period began with the establishment of British rule under East India Company. With the establishment of British rule, several major changes and developments took place in the political, economic, social and cultural life of India. मॉडर्न पीरियड कब शुरू हुआ था? जब ब्रिटिशर ने अपना एम्पायर शुरू किया, ब्रिटिशर ने इंडिया में रूल करना शुरू किया बाय ईस्ट इंडिया कंपनी, तब मॉडर्न पीरियड की शुरुआत हुई. एंड बिगनिंग ऑफ द मॉडर्न एज. हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है, एंशिएंट, मेडिवियल एंड मॉडर्न. लेकिन इनकी जो डेट है वो कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि ऐसा माना जाता है औरंगजेब की जब डेथ हुई इन 1707 CE तो मुगल पीरियड की ख़त्म हो गया था, मुगल पीरियड डिक्लाइन हो गया था और मॉडर्न एज स्टार्ट हो गया था. लेकिन अकॉर्डिंग टू यूरोपियन हिस्ट्री मॉडर्न एज शुरू हुआ था 16th सेंचुरी में. तो ये जो टाइम पीरियड हिस्ट्री को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, इसकी डेट बिल्कुल फिक्स हमें नहीं पता है. ओके, एंड द पीपल जो एंशिएंट, मेडिवियल एंड मॉडर्न हिस्ट्री में जो लोग रहते थे, उनकी लाइफस्टाइल, उनका कल्चर बहुत डिफरेंट था एक दूसरे के हिस्ट्री पीरियड से. एंड these divided history into 3 periods to differentiate the features of society, economy, culture and politics of each period. The modern period starts in the 18th century. It certainly brought a lot of changing trend in the society. Such changes were noticed in Europe first. It later made its impact in India. और 18th century के शुरुआत होते ही बहुत सारे वर्ल्ड में चेंजेस आए, सोसाइटी में बहुत सारा चेंज आया और सबसे पहले ये चेंज नोटिस किया गया यूरोपियन कंट्रीज में, उसके बाद इंडिया में नोटिस किया गया. डिड यू नो? The period of about 250 years from the death of Aurangzeb to 1947 is taken as the modern period for the Indian history. इंडियन हिस्ट्री के लिए मॉडर्न पीरियड कौन सा पीरियड माना जाता है? जब मुगल एम्पायर यानी औरंगजेब की डेथ होती है 1707 से 1947 तक का जो टाइम है वो मॉडर्न पीरियड माना जाता है. नाउ हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स इन हिस्ट्री? There was a time when history was synonymous with dates. As a result, many people used to find the study of history quite boring. No doubt, too much use of anything is bad, and this rule also applies to history. But nobody can write about any particular event without dates. Dates are important, but they should be used judicially. In fact, dates have an importance of their own. In our own lives, dates play an important part. डेट्स की क्या ज़रूरत होती है? डेट की, अगर हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, अगर डेट्स उसमें मेंशन नहीं होंगी तो हमें कैसे पता लगेगा कौन से पीरियड में क्या हुआ था, किस टाइम सोसाइटी में कैसी सोसाइटी थी, किस टाइम कैसे लोग रूल कर रहे थे, और जो इंडिया की हिस्ट्री है उसके बारे में हम अच्छे से पता नहीं लगा पाएंगे. इवन जो हमारी प्रेजेंट लाइफ है उसमें भी डेट्स की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है. लाइक अगर हम पास्ट की बात करें तो अगर हमें ये पता नहीं होगा हमारा बर्थडे कब है और एनिवर्सरी कब है तो हम उन डेट्स को कैसे सेलिब्रेट कर पाएंगे. इसीलिए जो डेट्स हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, जैसे कि हिस्ट्री के लिए भी ये डेट्स उतनी ही इम्पोर्टेंट हैं जितनी एट प्रेजेंट इम्पोर्टेंट हैं. The Aryans divide the human life into 4 stages of 22 years each. For the Pandit would ask us the birth timings, the date of ours to prepare onto horoscope. Likewise, the progress of a nation is judged by the different stages through which it passed. We generally ask then, man learned to make fire, how he grew
corn, and when he laid the foundation of cities and so on. As such, dates are important in the everyday life and also in history. जैसे कि अगर हमें कुंडली अपनी बनवानी है, हॉरोस्कोप दिखाना है, तो पंडित हमसे क्या पूछता है? हमारी डेट ऑफ बर्थ पूछता है। उसी तरीके से कब फायर की डिस्कवरी हुई, कब ह्यूमन बीइंग ने अनाज ग्रो करना शुरू किया, कब सिटीज़ बनी, ये अगर हमें डेट का पता होगा तो हमें हिस्ट्री पढ़ने में और भी मज़ा आएगा। Now, our coming generation would ask, when India became independent, when was our constitution put into use, when did we become the member of the UN, and when was Mahatma Gandhi assassinated, when we fought with China and Pakistan. ऐसे सारे क्वेश्चंस का आंसर कैसे पता लगेगा? अगर हमारे पास उनकी प्रॉपर डेट मेंशन होगी, तभी हमें उन रेफरेंसेस हम उनको दे पाएंगे कि कब क्या हुआ था। इसीलिए हिस्ट्री में डेट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। नाउ, periodization in history. In 1817, a Scottish political philosopher, James Mill, brought out a 3-volume work, A History of British India. Mill divided India into 3 periods: Hindu, Muslim, and British. This way of periodization of India history was accepted widely. By dividing history into 3 parts, we democrate it into a chronological order, changes which took place from one period to another. जेम्स मिल ने इंडिया की जो हिस्ट्री है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। जैसे हमने पहले पढ़ा एंशियंट, मेडिवियल एंड मॉडर्न, उसी तरीके से जो स्कॉटिश पॉलिटिकल फिलोसफर था उसने हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया है: हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। अगर हम पीरियडाइजेशन कर देते हैं तो उससे क्या होता है, हिस्ट्री पढ़ना हमारे लिए इजी हो जाता है कि हिंदू पीरियड में हिंदू रिलीजन लोग एडॉप्ट करते थे, कैसे उनकी सोसाइटी थी, मुस्लिम पीरियड में क्या होता था, ब्रिटिश पीरियड में क्या हुआ। James Mill regarded Asians are uncivilized. He believed that Europeans could civilize Indians. For him, Indian history before British was marked by Hindu and Muslim dispossessed. India was characterized by religious intolerance, caste hierarchy, ignorance, and orthodoxy. Mill believed that the uncivilized India could be awakened and made happy. In Mill's opinion, British rule represented progress and civilization. The period before British rule was the rule of darkness. तो जेम्स मिल के अकॉर्डिंग जो अनसिविलाइज्ड इंडिया था उसको सिविलाइज्ड बनाने में ब्रिटिशर्स का काफ़ी बड़ा योगदान है। और जेम्स मिल ने जो ब्रिटिश पीरियड था उसको प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशन का पीरियड कहा है, क्योंकि उस टाइम काफ़ी प्रोग्रेस किया इंडिया ने एंड सिविलाइज्ड एक रूप लिया। एंड द पीरियड बिफोर ब्रिटिश रूल वॉज द रूल ऑफ डार्कनेस। ऐसा जेम्स मिल का कहना है कि जो ब्रिटिश रूल से जो पहले हिस्ट्री थी वो क्या था, द रूल ऑफ डार्कनेस। अपार्ट फ्रॉम मिल्स क्लासिफिकेशन, हिस्टोरियंस डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड। ये था जेम्स मिल का क्लासिफिकेशन। और भी जो हिस्टोरियन हैं उन्होंने इंडियन पीरियड को 3 पार्ट में डिवाइड किया है: एंशियंट, मेडिवियल एंड मॉडर्न। तो इन पीरियडाइजेशन से क्या होता है, हमें हिस्ट्री पढ़ना, हिस्ट्री के बारे में समझना बहुत ईजी हो जाता है। एंड इंडियन हिस्टोरियंस कैटेगराइज्ड दिस पीरियड एज कॉलोनियल। जो ब्रिटिश पीरियड था, मॉडर्न पीरियड, उसको इंडियन हिस्टोरियंस ने कॉलोनियल का नाम भी दिया है। नाउ व्हाट इज कॉलोनियल? In simple words, colonialism means political domination and economic exploitation. British came to India as traders, taking advantage of the weak political condition of the country. They established their rule, subjugated local rulers and nawabs. They successfully eliminated competition from the other European powers, particularly the French, who had similar ambitions. Gradually, they established control over the economy and society, collected land revenue to meet all their expenses, financed wars, and purchased goods which were sent to England. Previously, they bought gold and silver to buy the goods. They compelled the farmers to grow these crops, which had demand in the international market. Notably opium, indigo, tea, etc. British rule also brought changes in values and taste, customs and practices. When this kind of subjugation of one country by another leads to political, social and economical changes, we call this process as
colonialism. Colonialism क्या होता है? जब कोई भी दूसरी कंट्री आके एक पार्ट को पॉलिटिकली, सोशल और इकोनॉमिकली चेंजेस उसमें कर देती है, तो उसको कहते हैं द पीरियड ऑफ कॉलोनियलिज्म. ठीक है, उसको कॉलोनी बनाना, अपने रूल के अकॉर्डिंग उस कंट्री को या फिर पार्ट ऑफ कंट्री को गवर्न करना, जैसे कि ब्रिटिशर्स ने किया. ब्रिटिशर्स एज ए ट्रेडर इंडिया में आए थे, लेकिन इंडिया की वीक पॉलिटिकल कंडीशंस का फ़ायदा उठा के उन्होंने यहाँ पर क्या किया, अपना पूरा एम्पायर इस्टेब्लिश किया और यहाँ से ट्रेडिंग करनी शुरू की. एंड दूसरे जो फार्मर्स थे उनको फोर्स किया जाता था ऐसी क्रॉप ग्रो करने के लिए जिनकी इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड थी. तो पहले इंग्लैंड से गोल्ड और सिल्वर लाया जाता था कुछ भी चीज़ एक्सपोर्ट करने के लिए, लेकिन धीरे धीरे ये प्रॉपर ट्रेडर बन गए और फार्मर्स को फोर्स भी करने लगे. डिड यू नो? Botanical garden established by the Britisher collected plant samples and details about their uses. Botanical gardens जो बनाए ब्रिटिशर्स ने, उसमें प्लांट का सैंपल्स वो कलेक्ट करते थे और क्या उनका यूज़ होता है उसके बारे में स्टडी करते हैं. पिक्चर में आप एक एग्जांपल देख सकते हो किस टाइप के बॉटेनिकल गार्डन उन्होंने इस्टेब्लिश कराए. Now, major developments during the 18th century. क्या क्या मेजर डेवलपमेंट हुई? 18th सेंचुरी से पहले का जो पीरियड था उसको डार्क पीरियड कहा गया है हिस्ट्री का, क्योंकि आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ द मुगल एम्पायर देयर एंश्योर्ड अ स्ट्रगल फॉर सुपरमेसी नॉट ओनली बिटवीन द नेटिव पावर बट ऑल्सो बिटवीन द नेटिव पावर्स एंड द फॉरनर. तो मुगल एम्पायर के डिक्लाइन होने के बाद इंडिया का जो पीरियड है उसको डार्क पीरियड ऑफ हिस्ट्री कहा गया है, क्योंकि इंटरनल एज वेल एज फॉरनर के साथ जो स्ट्रगल थी, जो वॉर थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी. टेकिंग फुल एडवांटेज ऑफ द वीकनेस ऑफ द मुगल एम्पायर, बहुत सारे लोगों ने इंडिपेंडेंट अपने आप को घोषित किया एंड डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया उन्होंने कैप्चर कर लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल निज़ामुल मुल्क founded the state of Hyderabad in 1724. Then, taking advantage of the weakness of the central authority, Murshid Quli Khan and Alwardha Khan made Bengal almost independent. In Awadh, the new governor Sadat Khan Burhan-ul-Mulk virtually became independent before his death in 1739. इस तरीके से जो छोटे छोटे एम्पायर थे, जो पावरफुल किंग थे, उन्होंने मुगल एम्पायर की वीकनेस का फ़ायदा उठाया और खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया. Within no time, the Rajputs, the Jat, the Sikhs and the Bangash, Pathans and the Rohillas also carved out their independent states in North India. The Sikhs established themselves under Maharaja Ranjit Singh. Next to Hyderabad, the most important power that emerged in South was Mysore, which made great progress under Hyder Ali Khan and his son टीपू सुल्तान. इस तरीके से साउथ में मैसूर का जो एम्पायर था उन्होंने अपने आप को बहुत पावरफुल बताया विद द leadership of Hyder Ali Khan and his son Tipu Sultan. The Marathas made the best use of such a situation and made great inroads in the Mughal territory under their Peshwas. The Europeans also did not sit idle. They were quick to capitalize on such a situation and tried to establish their empire in India. इसी तरीके से जो यूरोपियंस थे वो भी आराम से चुपचाप नहीं बैठे थे, वो भी कोशिश कर रहे थे कि इस वीकनेस का, मुगल एम्पायर की वीकनेस का फ़ायदा उठाया जाए और कैसे इंडिया को कंट्रोल किया जाए. Thus ensued a struggle between the Portuguese, the Dutch, the French and the British. From 1744 to 1763, with brief interruptions, the three Kemetic wars were fought between the English and the French. Ultimately, the English came out successful. इसी तरीके से ब्रिटिशर्स, पुर्तगीज़ और डच, फ्रेंच ये भी आपस में वॉर कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे कि कौन इंडिया को कैप्चर करेगा, और लास्ट में इंग्लिश केम आउट सक्सेसफुल. देन देयर वाज अ लॉन्ग स्ट्रगल बिटवीन द इंग्लिश, द मराठास, मैसूर एंड हैदराबाद. टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 18th century, the English were ahead of other power in their resources and strength. और लास्ट में जब इंटरनल स्ट्रगल होता है ब्रिटिशर्स
और जो इंटरनल ग्रुप थे मराठास, मैसूर एंड हैदराबाद में, तो इसमें लास्ट में क्या होता है, जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो सक्सेसफुल हो जाते हैं पूरी कंट्री में अपना एम्पायर इस्टेब्लिश करने में. एंड द कन्फ्यूजन एंड डिसऑर्डर that prevailed in the country after the downfall of the Mughal Empire in the 18th century had a far-reaching effect on the economy of the country. As a result of the prevailing lawless, both agriculture and industries suffered a lot. और इन वॉर की वजह से एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों चीज़ें काफ़ी सफ़र करती हैं. The foreign powers, especially the English, also took the Indian trade into their hands. Exploitation made Indian poorer day by day and ruined Indian arts and crafts for which India was famous throughout the वर्ल्ड सिंस एजेस. और इसका फ़ायदा ब्रिटिशर्स उठाते हैं. ब्रिटिशर्स क्या कहते हैं, हम पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेंगे. इस तरीके से उन्होंने एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल दोनों कंट्रोल अपने हाथ में ले लिए और एक्सप्लॉयटेशन शुरू हुआ इंडियन फार्मर का. इंडियन फार्मर इस तरीके से गरीब होते गए और ब्रिटिशर्स रिच होते गए और ये काफ़ी टाइम तक चलता रहा. डिड यू नो? The British army of 8,000 men defeated the combined army of Awadh and Mughals consisting of 40 to 60,000 soldiers in the Battle of Bunar. British army 8,000 men defeated जिन्होंने डिफीट कर दिया जो अवध और मुगल के सोल्जर थे. 40 से 60,000, सिर्फ 8,000 ब्रिटिशर्स आर्मी ने उनको हरा दिया था इन द बैटल ऑफ बुनार. नाउ क्यों हरा दिया था? क्योंकि जो ब्रिटिश आर्मी थी उनके पास बहुत अच्छे आर्मी आर्टिलरी थी, उनके पास हर एक सुविधा थी. दैट्स वाई. नाउ कम टू द सोर्सेज फॉर द मॉडर्न पीरियड. हमारे पास जो मॉडर्न पीरियड है उनके काफ़ी सोर्सेज हैं. इनफैक्ट देयर इज अबेंडेंस ऑफ इट. वन रीज़न फॉर दिस इज दैट द ब्रिटिश बिलीव दैट द एक्ट ऑफ रिकॉर्डिंग वॉज इम्पॉर्टेंट. क्यों है हमारे पास इतने सोर्सेज? क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो बिलीव करते थे हर एक एक्ट जो भी वो कर रहे हैं वो रिकॉर्ड होना चाहिए. इसीलिए हमारे पास जो मॉडर्न पीरियड है उसके काफ़ी सोर्सेज हैं. जो भी उनकी इंस्ट्रक्शंस होती थी, जो भी उनके प्लान होते थे, जो भी डिसीजन होते थे, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन, सारी चीज़ें वो क्लियरली रिटन डाउन होती थी एंड प्रॉपरली प्लान्ड होती थी, रिकॉर्डेड होती थी. पहले क्या होता था, पहले ओनली ये ओरली चीज़ें होती थी, लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे वो हर एक चीज़ को क्या करते थे, रिटन में रिकॉर्ड करते थे. द ब्रिटिश ऑल्सो फेल्ट दैट all important documents and letters should be carefully preserved, so they set up record rooms attached to all administrative institution. इसीलिए उन्होंने बड़े बड़े क्या बना रखे थे, रिकॉर्ड रूम बना रखे थे जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व किया जाता था. कौन कौन से सोर्सेज हैं ये? जैसे कि प्राइमरी सोर्सेज. प्राइमरी सोर्सेज में क्या आता है, जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं हमारे पास. आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जैसे कि जो मॉन्यूमेंट्स हैं, आर्टिफैक्ट्स हैं, जो बिल्डिंग्स हैं ब्रिटिशर्स टाइम की, वो हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं. फॉर एग्जांपल इंडिया गेट, ताजमहल, पार्लियामेंट हाउस एंड सो मैनी अदर. सेकंड है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स. गवर्नमेंट रिपोर्ट्स एंड ऑर्डर्स एंड ऑफिशियल कोरेस्पॉन्डेंस, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको अच्छे से रिटन फॉर्म में कंपोज किया गया था और उनको अभी भी प्रिजर्व करके रखा गया है आर्चीव्स एंड लाइब्रेरीज में. नेक्स्ट है सर्वेज, सेंसस एटसेट्रा. सर्वेज में टाइम टू टाइम ब्रिटिशर्स जो थे वो सर्वे कंडक्ट करते थे कि किस तरीके से कहाँ से लैंड रेवेन्यू को ज़्यादा लिया जाए, वहाँ से लैंड रेवेन्यू ज़्यादा लिया जाए और कहाँ से कितना लैंड रेवेन्यू उन्हें कलेक्ट हो सकता है. इसी तरीके से सेंसस का सर्वे होता था और ये सारे जो रिकॉर्ड हैं ये प्रिजर्व करके रखे गए हैं जिसमें ये पता लगता है उस टाइम जो लोग थे, कितने मैन थे, कितने वीमेन थे, उनकी कास्ट क्या थी, किस रिलीजन के कितने लोग थे, क्या ऑक्यूपेशन करते थे. तो ये सारे सर्वे एंड सेंसस उस टाइम के प्रिजर्व हैं. नेक्स्ट है डायरीज एंड अकाउंट्स ऑफ ट्रेवलर्स.
बहुत सारे ट्रैवलर जो थे, ट्रेडर थे, मिशनरीज और सिविल सर्वेंट्स थे जो इंडिया में आए इंडिया के बारे में जानने के लिए। वो सारा जो भी इंडिया में होता था उसको कंपोज करते थे। उनके सोर्सेज भी हमारे पास हैं एज द प्रूफ ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। नेक्स्ट है न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स एटसेट्रा। उस टाइम printed different languages from different corners of the country. They not only provide news of the times but also the public opinion in the different parts of the country. Pamphlets are important as they reflect the popular feelings, and personal letters are significant as they reveal the prevailing situations from a personal point of view. Newspaper, magazine, pamphlet उनका यूज़ किया जाता था, लोगों की ओपिनियन उसमें रिकॉर्ड है। उस टाइम गवर्नमेंट क्या करती थी, तो वो सारी चीज़ें इन चीज़ों में रिकॉर्ड हैं। नाउ नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। देर इज़ अ केस स्टडी, इसमें क्या लिखा है, न्यूज़पेपर्स प्रोवाइड अकाउंट्स ऑफ द मूवमेंट्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। देयर इज़ अ रिपोर्ट ऑफ पुलिस स्ट्राइक इन 1946 जिसमें 2000 पुलिसमैन इन दिल्ली रिफ्यूज टू टेक देयर फूड ऑन थर्सडे मॉर्निंग एज प्रोटेस्ट अगेंस्ट देयर लो सैलरी एंड द बैड क्वालिटी ऑफ फूड सप्लाइड टू दैम फ्रॉम पुलिस लाइन्स किचन। कि न्यूज़पेपर में लिखा गया है ये कि 1946 में 2000 जो पुलिसमैन दिल्ली में थे उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था थर्सडे को फूड लेने से। क्यों वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो कह रहे थे कि हमें लो सैलरी मिल रही है और क्वालिटी ऑफ जो फूड है वो बहुत ज़्यादा बैड है। जैसे ही ये न्यूज़ स्प्रेड होती है अदर पुलिस स्टेशन में, सभी जो पुलिस हैं वो यूनाइटेड हो जाते हैं और सब लोग रिफ्यूज़ कर देते हैं फूड लेने से। इस स्ट्राइक में ऐसा कहा गया, द फूड सप्लाइड टू अस फ्रॉम पुलिस लाइन्स किचन्स इज़ नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। इवन कैटल वुड नॉट ईट द चपातीज एंड दाल विच वी हैव टू ईट। क्या कहते हैं वो कि जो खाना उनको पुलिस लाइन किचन से दिया गया है वो बहुत ज़्यादा बुरा है, ह्यूमन के लिए ठीक नहीं है, इवन कैटल भी उसको रिफ्यूज़ कर देंगे। इसीलिए जो सारे पुलिसमैन थे वो यूनाइटेड होके प्रोटेस्ट करते हैं। तो ये एक एग्जांपल है न्यूज़पेपर सोर्सेज से जो हमें पता लगता है कि मॉडर्न हिस्ट्री में क्या हुआ था 1946 में। नाउ कम टू द सेकेंडरी सोर्सेज। सेकेंडरी सोर्सेज में आएगा, जैसे कि अभी हमने जो एग्जाम्पल पढ़ा वो ओरिजिनल सोर्सेज हैं जिससे हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन पता लगती है ब्रिटिश रूल की। बट we should not forget that most of them are official records. They were written and compiled by those who were in power. Whatever information they provided was representative of the official thinking and viewpoint. They only tell us that the official thought, what they were interested in and what they wished to preserve for posterity. They have left no account of their diplomatic intrigues, plots, or their dishonest transaction or activities. These records also do not help us understand what other people in the country felt and what lay behind official actions. For this, we need to look elsewhere. जो भी हमने प्राइमरी सोर्सेज पढ़ा इसमें जो भी रिटन फॉर्म थी वो क्या दिखाती है, जो ये राइटर होते थे वो किसकी चीज़ें लिखते थे, जो भी उस टाइम रूल कर रहा था जिसके पास ज़्यादा पावर थी, तो इसमें ऑफिशियल क्या सोचते थे उसके बारे में लिखा गया है। लेकिन कॉमन पीपल उस टाइम क्या सोच रहा था, क्या सफ़र कर रहा था, वो चीज़ें इसमें नहीं लिखी। तो इसीलिए हम किस तरफ के सोर्सेज में मूव करते हैं, सेकेंडरी सोर्सेज में। सेकेंडरी सोर्सेज में दे आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ आर्टिकल्स, reviews and books etc. Biographies and autobiographies also provide us important information about famous personalities and the contemporary society and polity. इसीलिए secondary sources में जो book, नोटबुक, डायरीज आती हैं, ऑटोबायोग्राफी हैं, बायोग्राफी ऑफ द पीपल हैं, उनसे जो उस टाइम फेमस पर्सनैलिटीज़ थी उनकी क्या थिंकिंग थी, जो सोसाइटी थी, जो पॉलिटिकल पार्टी थी उनकी क्या थिंकिंग थी, कॉमन पीपल क्या सोचता था, वो हमें पता लगता है। नाउ कम टू द की पॉइंट्स। In India, the modern period began with the establishment of British rule under East India Company. History is divided into three periods: why ancient, medieval, and modern. Dates are important in our own lives and in the life of any country. James Mill divided into three periods: Hindu, Muslim, and British.
and British came to India as traders and then established themselves as conquerors, subjugating local rajas and nawabs. जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया में ट्रेड करने आए थे, लेकिन धीरे धीरे लोकल राजाज और नवाब की हेल्प से उन्होंने पूरा इंडिया को कॉन्क्योर कर लिया. द 18th century इज जनरली रिगार्डेड एज द डार्केस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया. The confusion and disorder that prevailed in the country after the downfall of the Mughal Empire in the 18th century had a far-reaching effect on the economy of the country. And there is abundance of source material for studying modern history. These have been categorized as primary and secondary sources. मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ने के लिए हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज हैं जिनको प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज में डिवाइड किया गया है. आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा. फिर से इसको रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करेंगे.